बेटे आज स्टार्ट करेंगे बजट। बजट का सिंपल सा मतलब होता है एनी प्लान इन फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव टर्म। जब हम अपने प्लान्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो अब हम उनको बजट कहते हैं, राइट। पर थोड़ा स्टार्टिंग में मैं आपको हल्का सा कॉस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाती है प्राइम कॉस्ट, दूसरा कहलाता है ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कह देते हैं। ये वो कॉस्ट होती है जो किसी भी प्रोडक्ट से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे शर्ट मैंने पहनी हुई है, इस शर्ट में कितना कपड़ा लगा है, कितने रुपए का कपड़ा लगा है, बहुत आसान है पता लगना। किसी भी टेलर से पूछेंगे भाई शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, फट से बता देंगे। मान लो वो कहता भाई 2.25 मीटर लगता है और कपड़े का रेट है 400 रुपये मीटर, तो 900 रुपये का कपड़ा हो गया। मूंछ बानी हमने निकाल लिया। ये चीज़ क्या हो गई? डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं जो इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है। एक डायरेक्ट मटेरियल, जो शर्ट के केस में क्या हो गया? कपड़ा। एक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर होती है जो शर्ट सीलती है। आप टेलर के पास जाएंगे ना तो टेलर के जो कारीगर बैठे होते हैं वो पर शर्ट ही पैसे लेते हैं। हर शर्ट के जैसे उनको 25 रुपये मिल गए, 50 रुपये मिल गए, ये क्या हो गई? डायरेक्ट लेबर। शर्ट बन जाती है, उसके बाद उसकी वो फाइनल सेटिंग के लिए बाहर मान लीजिए किसी के पास बेचता है जो 20 रुपये शर्ट लेके उसको प्रेस प्रूस करके पैक करके दे जाता है, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। आ गया समझ बेटा? तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? जो किसी भी प्रोडक्ट को देखकर आप आसानी से पता लगा सकें इस पर उसका कितना खर्चा हुआ। टेलर की शॉप में धागा कितना लगा ये पता लगाना बहुत आसान नहीं है। कई शर्ट के डिजाइन होते हैं थोड़ा धागा लगता है, कई शर्ट के डिजाइन होते हैं ज्यादा धागा लगता है। ना ही टेलर हिसाब लगाता है कितना धागा लगा एक शर्ट में। फिर वो चौक नहीं होते, वो टेलर के पास एक चौक होते हैं, कभी आप टेलर की शॉप के तो मार्किंग करता है, वो भी तो मटेरियल है। वो कितना पर शर्ट लगता है, पर पैंट लगता है, टेलर का भी हिसाब नहीं लगाता। वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। तो जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जिसको हम कहते हैं ऊपरी खर्च, हिंदी में क्या कहते हैं? ऊपरी खर्च, वो होते हैं ओवरहेड्स। यानी ऊपर से होने वाले बाकी के खर्चे जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो इसमें क्या आ जाता है? पहले इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? शर्ट के केस में चौक यूज करते हैं, स्टेशनरी यूज करते हैं, नाप वाप लिखने के लिए स्टेशनरी यूज करते हैं ना, वो सब किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट में। पेन पेंसिल जो भी अपनी टेलरिंग शॉप पे वो यूज करते हैं। अच्छा लगा एग्जांपल? फिर इनडायरेक्ट लेबर हो गया, एक लड़का रखा हुआ है जो मशीनों की सफाई करता है, दुकान की सफाई करता है, एक लड़का रखा हुआ है जो पानी वानी पिलाता है, एक लड़का रखा हुआ है जो सामान बाहर से ले आता है ले जाता है। तो इन लोगों का पर शर्ट खर्चा क्या होगा पता लगाना बड़ा मुश्किल है, कोई हिसाब तो है नहीं। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। दुकान का, फैक्ट्री का रेंट, बिजली का बिल, पानी का खर्चा, टेलीफोन का बिल और भी से खर्चे होते हैं जो आप शर्ट देख के नहीं बता सकते। आप शर्ट देख के बता सकते हैं कितना टेलीफोन का बिल लगा हुआ है इसका, कितना बिजली का बिल है। वो सब क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो चीज आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ इजीली आइडेंटिफाई कर लो वो तो क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट। बाकी सभी खर्चे क्या हो गए? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हो गया टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मजा आ गया? जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, थोड़ी बड़े साइज की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें हम ऐसे क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट जो है वो 2 चीजों की बनी हुई है, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स, राइट। प्राइम कॉस्ट हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड्स का हम फर्दर फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फैक्ट्री में होने वाले ऊपर के खर्चों को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस में होने वाले ऊपर के खर्चों को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ऊपर के खर्चों को क्या बोलते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर ऑफिस में जो स्टेशनरी वगैरह यूज होती है वो ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी फैक्ट्री में जो स्टेशनरी यूज होती है वो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। जो ऑफिस में यूज होती है वो ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। जो सेल्स डिपो में यूज होती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। पेन, पेंसिल, स्टेपलर, आप तो समझदार हैं, 20 चीजें ऑफिस में यूज होती है। फिर जो स्टाफ है जो सीधा प्रोडक्शन पे नहीं लगा हुआ, जनरल स्टाफ है फैक्ट्री का, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह ऑफिस में अकाउंटेंट हो गया, क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, मैनेजर हो गया, ये सब भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या हो गए? इनडायरेक्ट लेबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर। सेल्स डिपो के अंदर सेल्समैन लगा हुआ है, सेल्स मैनेजर लगा हुआ है, सेल्स पर्सन लगा हुआ है, सेल्स सुपरवाइजर लगा हुआ है, हेल्पर लगे हुए हैं, वो सब क्या हो गए? इनडायरेक्ट लेबर। कहां के? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का बिजली, फैक्ट्री का पानी का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस का ऑफिस ओवरहेड का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपो का रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन के खर्चे, वो सब क्या हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यानी फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और इनके 3 फर्दर हमने सब क्लासिफिकेशन कर दिए कंपोनेंट वाइज। वो क्या हो गए? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई डाउट? क्लियर? अब हम बात करेंगे बजट की। कॉस्ट का इंट्रोडक्शन जरूरी होता है ना देखा। बजट बनाते वक्त हम खर्चों को 3 कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में दिखाते हैं। इतने डायरेक्ट खर्चे हैं, प्राइम कॉस्ट, इतना फैक्ट्री का खर्चा, इतना ऑफिस का खर्चा, इतना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अब जो मीनिंग है बजट का, मैंने पहले भी बताया, बजट इज ए प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल टर्म्स। तो बजट क्या होता है? बजट इज अ प्लान विच इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। बजट इज अ प्लान विच इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। यानी अगर आप अपने टारगेट्स वगैरह को मनी या क्वांटिटेटिव फॉर्म में रखते हो तो वो बजट कहलाता है। मेरा टारगेट है इस बार अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा, ये बजट नहीं है। मेरा टारगेट है इस बार दुगना प्रॉफिट कमाऊंगा, ये बजट है। मेरा टारगेट है पिछली बार 1 करोड़ कमाया था, इस साल 2 करोड़ कमाऊंगा, तो ये बजट हो गया, दुगना हो गया ना। मेरा टारगेट है प्रॉफिट 30% बढ़ेगा, ये बजट है। मेरा टारगेट है सेल्स 20% बढ़ाऊंगा, ये बजट है। तो जब आप अपने टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन कर देते हो, फिर वो क्या बन जाता है? बजट। अदरवाइज वो सिंपल प्लान है। क्या है? तो यहां पर सेकंड पॉइंट में मैं ये लिख रहा हूं, दस नियर एन ऑब्जेक्टिव और टारगेट इज नॉट अ बजट। फॉर एग्जाम्पल, if the objective of an organization is to increase its profits or output, then it is not a budget. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, ये बजट नहीं है। अगर मैं कहूं प्रॉफिट को 20% बढ़ाऊंगा, ये बजट है। सेल्स को 30% बढ़ाऊंगा, ये बजट है। तो जब वो क्वांटिटी टर्म्स में आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? बजट। तो मैं अगली लाइन में मैं यही बोल रहा हूं, if we set a target of making sales of 1000 crores then it is a budget. अगर मेरा टारगेट है मैं 100 करोड़ माल, 1000 करोड़ का माल बेचूंगा, तो वो मेरा बजट है। तो अब कट शॉर्ट कर देते हैं कि भाई बजट क्या है? इट्स अ फाइनेंशियल प्लान। मीनिंग समझ में आ गया? अब बेटा बजट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे। सबसे पहला बजट होता है सेल्स बजट। सेल्स बजट से हमारा निकलता है प्रोडक्शन बजट। पहले तो आप ये डिफाइन करोगे ना कितना माल बेचना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप तय करोगे कितना माल प्रोड्यूस करना है, हाँ कि ना। कितनी चपातियां बनानी है घर में, कोई पार्टी आ रही है, कोई आप पार्टी दे रहे हैं, तो आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। पहले आप क्या डिसाइड करेंगे? कितने लोग आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात समझो। इसी तरह कितना माल बनाना है पता नहीं चल सकता जब तक ये टारगेट ना हो कितना माल बेचना है।
तो सबसे पहला बजट क्या होता है? सेल्स बजट। इसको हम मदर ऑफ ऑल बजट्स भी कहते हैं, क्योंकि सारे बजट इसी में से निकलते हैं। तो एक बार आपने सेल्स बजट बना लिया तो आप बढ़ जाते हैं प्रोडक्शन बजट की तरफ। किसकी बजट की तरफ? प्रोडक्शन। एक बात और बताऊं, सेल्स बजट का कोई फॉर्मूला नहीं है, अब इसकी चर्चा आगे करेंगे। सेल्स बजट का कोई फॉर्मूला नहीं, मैं समरी बता रहा हूं सबको। सेल्स बजट हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। किससे बनता है? पास्ट एक्सपीरियंस। ये बेसिकली एक एस्टीमेट होता है। क्या होता है? एस्टीमेट। क्योंकि सेल्स का क्या बजट है? फॉर्मूला थोड़ी है। आप सेल्समैन से मिलोगे, सेल्स हेड से मिलोगे, डीलर से मिलोगे, कस्टमर्स का सर्वे करोगे, तो जो जो लोग आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं उन लोगों का आप सर्वे करोगे, उन लोगों से मुलाकात करोगे, उन लोगों के ओपिनियंस लोगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के एस्टीमेट्स आते हैं कि इस साल कितनी नेशनल इनकम होगी, इस साल नेशनल ग्रोथ क्या होगी इनकम में। पढ़ते हो ना कि जीडीपी इस बार इतना % ग्रो करेगा। इस तरह के गवर्नमेंट अपने एस्टीमेट्स निकालती है, हम उनका भी ध्यान में रखते हैं। यानी हर प्रकार की वह बातें जो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, प्लस हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती हैं, उन सभी बातों को कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम क्या ले डाउन करते हैं? सेल्स बजट। कैसा लगा? एक बार ही सेल्स बजट आ गया, फिर तो सारे फॉर्मूले। फॉर्मूला कैसे? जैसे आपने ये तय कर लिया कि आप 1 लाख यूनिट बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 1 लाख यूनिट। तो सेल्स आपने क्या सोच ली बेटा? 1 लाख यूनिट्स। आ गया समझ में? सिंपल एग्जांपल से दिखा रहा हूं। अब आप बड़े मजे से प्रोडक्शन बजट रख सकते हैं। प्रोडक्शन बजट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप चाहते हो जैसे हम महीने साल का बजट बना लें। कब का? साल का। हम चाहते हैं साल के अंत में मेरी दुकान में 20,000 यूनिट पड़े। स्टॉक रखते हैं ना, मेंटेन, पता है ना आपको, हर कोई स्टॉक रखता है। आप अपने घर में जाइए, आपके यहाँ भी स्टॉक होता है, जाके चेक करिएगा। दूध का स्टॉक होगा, नमक का होगा, मिर्च का होगा, मसालों का और मसालों का होगा, सब्जियों का भी स्टॉक होगा। हर चीज़ का आप स्टॉक मेंटेन नहीं करते? ऐसे बिजनेस भी मेंटेन करता है स्टॉक। तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। वो स्टॉक जो हम एंड में रखना चाहिए। तो 20,000 यूनिट तो हम चाहते हैं हमारी दुकान में, हमारी फैक्ट्री में लास्ट में पड़े रहे। 1 लाख यूनिट हमने बेचने। कितने यूनिट बेचने? 1 लाख। इसका मतलब टोटल यूनिट हमें कितने चाहिए? 1,20,000। 20,000 किस लिए? दुकान में रखने के लिए, स्टॉक के रूप में। 1 लाख किस लिए? बेचने के लिए। तो टोटल मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? 1,20,000। और अभी मेरे पास 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं। रिपीट। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, बाकी 1,10,000 कैसे आएंगे? प्रोडक्शन से आएंगे। दिमाग लगाओ। 20,000 मुझे दुकान में रखने के लिए चाहिए, 1 लाख बेचने के लिए चाहिए। टोटल कितना चाहिए? 1,20,000। और मेरे पास अभी कितना माल पड़ा हुआ है पहले से? 10,000। तो 1,10,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटे? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स बजट तो एस्टीमेट होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला। कैसा लगा? अब प्रोडक्शन बजट से आप मटेरियल कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट बजट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मटेरियल कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट बजट। थोड़ी देर के लिए मैं समझ लूं ये चश्मे चलेगा? 1 लाख ये क्या है? चश्मे। थोड़ी देर के लिए। अब चश्मों में मेरे हिसाब से 2 चीजें होती हैं। एक क्या होता है? लेंस। और एक क्या होता है? फ्रेम। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक है ना? तो अब सोचो, अगर मुझे 1,10,000 गॉगल्स कह लो या स्पेक्स कह लो, गॉगल्स बना के बेचने हैं, तो उसका मतलब मुझे उसके लिए लेंस कितने चाहिए होंगे? 2,20,000। क्यों 2,20,000? क्योंकि हर गॉगल के अंदर 2 लेंस लगते हैं। और फ्रेम क्या होता है? सिंगल। तो फ्रेम्स कितने चाहिए मुझको?
1,10,000 इंटू 1, 1,10,000 आ गया मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। तो अगर हम मटेरियल रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन बजट का फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला तो ये नहीं हो जाएगा, प्रोडक्शन इंटू कंजम्पशन पर यूनिट। नहीं, प्रोडक्शन कितनी चाहिए मुझे गॉगल्स, 1,10,000। एक गॉगल में कितने लेंस लगते हैं, 2, तो टोटल कंजम्पशन कितने लेंस की होगी, 2,20,000। एक गॉगल में कितने फ्रेम लगते हैं, 1, तो कितनी कंजम्पशन होगी, 1,10,000। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप इंटेलिजेंट हो गए ना आप सब, तो मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा, आप सही जवाब देना, ठीक है, दोगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कौन सा, अच्छा चलो, मैं कार बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटे, कार। मैंने 10,000 कार बनानी है, प्रोडक्शन बजट क्या है, 10,000 कार। बेटे आप बताइए कंजम्पशन बजट टायर का क्या होगा, कितने टायर कंज्यूम होंगे, 40,000। वेरी गुड, आप बताइए बेटा, वेरी नाइस, आप बताइए 40,000। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बच्चे 40 कह रहे हैं, कुछ 40 कह रहे हैं। आप बताइए 40, आप बताइए 40, आप बताइए 50,000, बिल्कुल सही जवाब। बच्चे स्टेप नहीं भूल गए। आप अगर गाड़ी बनाएंगे तो देखो, आप अगर ऐसी भूल करेंगे तो हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए और इस बच्चे को तो प्रमोशन मिल जाएगी। नौकरी कैसे चली जाएगी, आप सोचोगे 10,000 गाड़ियां बनवानी है, तो आप कहोगे भाई इसके लिए तो टायर कितने लगेंगे, 40,000। आप 40,000 टायर के हिसाब से मंगा लोगे। अब हर गाड़ी में टायर कितने फिट होंगे, 5, 40,000 बटे 5 करोगे तो कार कितनी बन पाएंगी, 8,000। आपका मैनेजर आग बुबलो हो जाएगा, यार मेरा काम ही रुक गया 8,000 गाड़ियां बनने के बाद। जैसे कहा था 10,000 गाड़ी बनानी, आपको नहीं, मैंने तो ठीक टायर बनाया। वो कहेगा स्टेपनी नहीं लगेगी। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप इसे अप्रिशिएट करें तो बहुत सावधानी से बजट बनाना होगा। कई बार हम पढ़ रहे होते हैं, लगता है क्या यार बच्चों वाली चीज है। आप देखो बच्चों वाली चीज में कितना भयंकर गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपको पता एंड मौके पे चलेगा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आप तो अपने 40,000 टायर बनवा के डलवा दोगे। जिस वक्त वो खत्म हो गए तो आप कंफ्यूज हो गए, यार 8,000 के बाद कैसे खत्म हो गए। फिर आपको स्ट्राइक करो, अरे यार स्टेपनी तो भूल गया, तो काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब मान लो टायर मंगाने में लग गए 6 दिन, तो 6 दिन तो आपकी फैक्ट्री क्या रही, बंद। सारे लेबर खाली बैठे रहेंगे, लाखों करोड़ों का क्या होगा, नुकसान। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गई। तो कंजम्पशन बजट क्या होता है, प्रोडक्शन इनटू कंजम्पशन पर यूनिट। मजेदार, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ। उससे फिर हम मटेरियल परचेज बजट बनाते हैं। थोड़ा सा स्टॉक हम सदा रखते हैं हर चीज का। स्टॉक रखने का पर्पस ये होता है काम रुके ना। देखो सामान आता है, कभी 2, 4, 5 दिन लेट भी हो जाता है, तो अगर हमने स्टॉक ही रखा हुआ तो हम तो बैठे रहेंगे, भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो थोड़ा स्टॉक रखेंगे तो काम अटकेगा नहीं। तो इसी तरह हम रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे अपने पास, इसमें हम ऐड कर देंगे जो क्या कर लेंगे, कंज्यूम, कंजम्पशन ऐड कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो मैं अभी लेंस की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी दुकान पर जो है 10,000 लेंस पड़े होने चाहिए। कितने लेंस पड़े होने चाहिए, 10,000। 10,000 लेंस तो मैं रखना चाहता हूं दुकान पे, और 2,20,000 लेंस मेरे क्या हो जाएंगे, कंज्यूम। तो मुझे टोटल लेंस कितने चाहिए, 2,30,000। मैंने अपने मैनेजर से कहा देखो लेंस कितने पड़े, उसने बोला सर 30,000 लेंस पड़े हुए हमारे पास। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, 30,000। तो आप कितने लेंस खरीदोगे, 2 लाख लेंस। आ गया कि नहीं समझ में, कैसा लगा। तो मटेरियल परचेज बजट क्या हो गया, 2 लाख लेंस, राइट। अब इस बजट को आप रुपीज में भी बना सकते हो। किसमें बना सकते हो, ये तो हो गया 2 लाख यूनिट्स। अब सपोज एक लेंस जो है 20 रुपए का आता है, तो इसका मतलब आपका परचेज बजट क्या हो गया, 60 लाख रुपीस। कैसा लगा, ओ 2,30,000 रुपए का बोला ना मैंने, 30 का। तो 2 लाख लेंस आपने खरीदने, और एक लेंस कितने का आता है, 30 रुपए का। तो टोटल आपका बजट कितना हो गया परचेज करने का, 60 लाख। कैसा लगा जी आप, क्लियर हो गया। तो जिस तरह से हमने प्रोडक्शन की मदद से कौन कौन से बजट निकाल लिए, मटेरियल कंजम्पशन बजट,
मटेरियल कंजम्पशन बजट की मदद से कौन सा बजट निकाल लिया? मटेरियल परचेज बजट। इसी तरह हम अपने प्रोडक्शन को ध्यान में रख के अपना एक्सपेंस बजट बना सकते हैं। एक्सपेंस बजट के लिए हम एक्सपेंस को दो कैटेगरीज में फिक्स कर देते हैं, दो कैटेगरीज में बना देते हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। तो फिक्स तो वो होगा चाहे काम कम करो चाहे ज्यादा करो, उतना लगेगा ही लगेगा। जैसे फैक्ट्री का किराया वो 2 लाख रुपए, तो अब चाहे कम बनाऊं ज्यादा बनाऊं 2 लाख तो मेरा खर्चा आएगा। और खर्चे क्या होते हैं? वो प्रोडक्शन के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, उनको फिर हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल एक्सपेंस। कैसा लगा? तो प्रोडक्शन बजट से हमने कौन कौन से दो निकाल लिए? एक मटेरियल वाली साइड के निकाल लिए। मटेरियल के कौन से निकाले? मटेरियल कंजम्पशन और मटेरियल परचेज। और एक एक्सपेंस वाली साइड के निकाल लिए। कौन कौन से? फिक्स वेरिएबल कर कर एक्सपेंस बजट तैयार है। अब आता है लेबर का। अब एक चश्मा बनाने के लिए मान लो 15 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? चश्मा असेंबल होता है ना, एक चश्मा बनाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं असेंबल करने में। गॉगल, चश्मे की जगह गॉगल्स कह लो। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितने चश्मे तैयार होंगे? 4। कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक गॉगल तैयार होता है 15 मिनट में, तो 60/15 कर दो, 4 घंटे। तो 1 घंटे में 4 गॉगल्स तैयार होंगे। तो इसका मतलब 1,10,000 गॉगल्स अगर हमको बनाने, रिपीट, बनाने, वेरी नाइस। तो हमें कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 27,500 आवर्स। चेक करो, आया समझ में? तो लेबर रिक्वायरमेंट बजट का फॉर्मूला क्या हो गया? ध्यान से सोचो, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका हो गया प्रोडक्शन इनटू टाइम पर यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए कितने घंटे लगते हैं? 1/4 घंटे। कितने घंटे लगते हैं? 1/4। 1/4 घंटे 15 मिनट क्या होता है? 1/4 आवर्स। हमें कितने यूनिट बनाने? 1,10,000। तो 1,10,000 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा? 27,500। अब एक इंप्लॉय, रिपीट, हमें साल भर में 2750 घंटे काम करता है। कितने घंटे? तो हमें आदमी कितने चाहिए फिर? 27,500 डिवाइड बाय 2750, 10 आदमी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट बजट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, ये हो जाता है मैन आवर्स रिक्वायर्ड। क्या हमें मैन आवर्स कितने रिक्वायर्ड चाहिए? 27,500 डिवाइडेड बाय मैन आवर पर वर्कर। एक बंदा कितने घंटे काम करेगा? तो मुझे काम कराना है 27,500 घंटे का, और एक बंदा कितने घंटे काम करके देता है? 2750। तो इसका मतलब मुझे बंदे कितने चाहिए? 10। कैसा लगा? तो आपने देखा कि सारा एक छोटा एग्जाम्पल बना के सारी बातें समझा दी। तो सबसे प्रमुख बजट कौन सा होता है बेटा? सेल्स बजट। सेल्स बजट कैसे निकलता है बेटा? एस्टीमेट है। एस्टीमेट के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल होता है, सर्वेस का इस्तेमाल होता है, पास डेटा को देखते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को देखते हैं, देश में तेजी मंदे का माहौल देखते हैं। ये सब बातें देखकर सेल्स बजट तय। एक बार सेल्स बजट तय हो गया तो फिर कौन सा बजट बनता है बेटा? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का क्या फॉर्मूला है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब प्रोडक्शन बजट से आप 3 बजट बना सकते हो, एक मटेरियल वाले, 2 लेबर वाले, 3 एक्सपेंस वाले। एक्सपेंस सबसे आसान है। एक्सपेंस को कितनी कैटेगरी बनाते हैं? 2, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। फिक्स्ड एक्सपेंस वो है चाहे कम प्रोड्यूस करो चाहे ज्यादा, उतना ही खर्चा। और वेरिएबल ज्यादा करोगे ज्यादा, कम करोगे कम। तो वेरिएबल प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, फिक्स्ड उतना ही होगा। दोनों को जोड़ दो, एक्सपेंस बजट आ जाएगा। कैसा लगा? फिर हम क्या निकाल सकते हैं? मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। क्या निकाल सकते हैं? मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट या मटेरियल परचेज बजट। उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्शन इनटू कंजम्पशन पर यूनिट।
एक बार आपका कंजम्पशन आ गया, फिर कौन सा बजट आ जाएगा? परचेज। क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग स्टॉक प्लस कंजम्पशन माइनस ओपनिंग स्टॉक। रुपीज में निकालना हो तो यूनिट्स को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई। लेबर बजट के लिए क्या करोगे आप? प्रोडक्शन इंटू लेबर आर पर यूनिट टाइम्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। वो आ गया टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड को किससे डिवाइड कर दोगे? मैन आवर्स पर लेबर आवर्स या मैन आवर्स पर वर्क, उससे नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा। कैसा लगा? एक बार जब ये सारे बजट तैयार हो जाते हैं, कौन से? ये सारे बजट, फिर हम उन बजट की मदद से कुछ बड़े बजट बना पाते हैं। एक होता है कैश बजट, क्योंकि जब ये सारे बजट तैयार हो जाएंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कितना कितना पैसा आएगा, कितना कितना पैसा जाएगा। सेल्स पता है तो उससे आप पैसा आने का पता लगा सकते हो। खर्चे पता है, मटेरियल का परचेज पता है, लेबर का पेमेंट पता है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो? कैश जाने। यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आपको पता चल जाएगा, तो उससे क्या तैयार हो जाएगा? आपका कैश बजट। फिर एक टेक्निक होती है बेटा, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बजट में ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के प्रॉफिट निकालते हैं। मतलब इसमें कहेंगे कि अगर हम 10,000 यूनिट बेचते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, 11,000 बेचते हैं तो क्या होगा, और अगर 9,000 यानी कम बेचते हैं तो क्या होगा। मतलब डिफरेंट लेवल्स के आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो तभी संभव है जब आपके पास सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस की सारी डिटेल हो। ठीक। फिर मास्टर बजट ऐसे कोई सेपरेट बजट नहीं होता। जब ये सारे बजट्स की एक फाइल बना लेते हैं, रिपीट, तो उस पूरी फाइल को हम क्या बोलते हैं? मास्टर बजट। कैसा लगा? क्लियर हुआ? अब धीरे धीरे से इनकी चर्चा करेंगे। वैसे मैंने आपको एक ही बता दिया, तो ये डायग्राम पूरा बना लीजिए, आपको अच्छा लगेगा।